नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गुरुकुल में। मेरा नाम गौरव सिंह है। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सेशन कंप्लीट किए थे गवर्नर जनरल वाले से पहले। उसमें हमने आपको मॉडरेटर फेज के बारे में बताया था। उसके पहले हमने आपको गांधीयन फेज के बारे में पूरा डिटेल से विस्तार से बता दिया था जब हम आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ा रहे थे। उसमें गांधी जी के इंडिविजुअल मूवमेंट्स और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंडर जो है उनके सारे मूवमेंट जो हमने आपको वहाँ पे बता दिया था। तो हमारा एक टॉपिक उन सभी के बीच में बच गया था जिसको कहते हैं कि नियो नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिज़म और रिवोल्यूशनरी टेररिज्म फेज जो है, ठीक है। तो हम उसको एक अलग से चैप्टर से कहा था आपको कंप्लीट करेंगे, तो वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। और हाँ, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए, तभी जाके आपका कंप्लीट होगा। या यहाँ से देख रहे हैं तो आज आप यहाँ से थोड़ा कंसंट्रेट होकर देख लीजिए, उसके बाद बाकी के लेक्चर जो है जाकर देख लीजिएगा। लेकिन सिलेबस तभी कंप्लीट होगा जब आप सभी लेक्चर देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले द राइज ऑफ नियो नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था उसके कुछ बैकग्राउंड में अपन बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड में सबसे पहले क्या, मेंडिकेंट पॉलिटिक्स जो थी। मेंडिकेंट पॉलिटिक्स का मतलब जो था भिक्षावृत्ति। जो मॉडरेटर्स जो है याचना की, पिटीशन, प्रे, इस टाइप की जो उनकी भी मेथड थे वो जो है बहुत ही क्रिटिसिज्म के अंडर आ रहा था। और खासकर जब यंग मेंबर ऑफ कांग्रेस आ रहे थे, यंग मेंबर आ गए तो समझ लीजिए नया ब्लड था, नया जोश था। वो आज के टाइम पे भी देख सकते हो आप, यंग जो जनरेशन है अपने पुरानी जनरेशन से कितना ज़्यादा भेद रखती है। उसी हिसाब से यंग जो कांग्रेस के अंडर जो है एक यंग जनरेशन आ रही थी, यंग मेंबर आ रहे थे। वो मॉडरेटर की जो मेंडिकेंट पॉलिटिक्स, मेंडिकेंट का हिंदी का लिटरल मीनिंग होता है भिक्षावृत्ति, मतलब वही है पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, इस टाइप की चीज़ें जो है उसको एक क्रिटिसाइज ग्रेजुअली करते जा रहे थे। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, नियो नेशनलिज्म क्या होता है। पहली चीज़ें तो ये देख लीजिए, नियो नेशनलिज्म व्हिच मीन दैट देयर ब्रांच ऑफ नेशनलिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय द रीजनरेशन इन द प्राइड ऑफ इंडियाज एंशिएंट रिलीजियस एंड कल्चरल पास्ट। हम जब आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा रहे थे तो इंडिया के रिलीजियस एंड कल्चरल पास्ट को कैसे ग्लोरीफाई हुआ, कैसे करते थे, खासकर आर्य समाज के बारे में जब बात की तो उस टाइम पे हमने आपको जो है काफ़ी डिटेल में बताया था। उसी चीज़ को आज आप यहाँ कनेक्ट कर दिए। नियो नेशनलिज्म जो एक विचारधारा जिसको कहते हैं पनपी, वो खासकर भारत के जो बेसिकली जैसे कुछ लोगों की बात करेंगे जैसे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जो कि मेन पिलर थे नियो नेशनलिज्म के, बाल, पाल, लाल, इनको तीन लोगों को इसी नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। ये जो इंडिया के रिलीजियस कल्चरल पास्ट था, खास करके जो मौर्यन पीरियड था, गुप्तर पीरियड था, उस टाइम के जो एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड था उसको लेके काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई होते थे। और मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि कैसे वो अपने कल्चर को किसी भी कल्चर से इन्फीरियर नहीं मानने को तैयार थे, जो कि अच्छी चीज़ थी, ठीक है। तो यही नियो नेशनलिज्म था जो कि बाद में कांग्रेस में पनपने लगा। उसमें कुछ लीडर और थे, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा, ये सब मद्रास के थे। ये सब भी जो है लाल बाल पाल, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, अरविंदो घोष, ए के दत्ता, इसमें बहुत लोग थे, ठीक है। ये बेसिकली देखिए ये कुछ स्टेटमेंट है। अरविंदो घोष जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके मेथड को जो है प्लेइंग विद बबल बोलते थे। ए के दत्ता जो है कांग्रेस के सेशन को 3 डेज तमाशा बोलते थे। और तिलक जो थे कांग्रेस के सेशन को जो है क्रॉक वंस ए ईयर लाइक फ्रॉग, ऐसे जो है टर्म्स यूज़ करते थे, मतलब एक तरीके से मॉकरी करते थे। मतलब समझ गए थे कि अब कांग्रेस सेशन को जो शांतिपूर्वक, जो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस सेशन काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस था, मॉडरेटर फेज़ में वही चीज़ें होती थी जो एक कोई कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं आती थी और उनकी जो डिमांड थी बहुत ही लिमिटेड थी। मतलब स्वशासन तो चाहिए था उनको, लेकिन उतना हद तक शायद कभी, ये देखिए कुछ चीज़ें सिचुएशन की भी मांग होती है। आपको सोच सकते हो कॉलोनियल रूल इतना तगड़ा था, उतना था, इतना गवर्नमेंट रिप्रेशन था कि मैगजीन पेपर वर्नाकुलर एक्ट के बारे में मैंने बताया था, मैगजीन पेपर छापने तक में प्रतिबंध था। उसमें आप कैसे सोच सकते हो इतना जो है सीधे सीधे अगेंस्ट जाने की। तो गोखले का एक स्टेटमेंट था, गोखले का स्टेटमेंट था जो कि आज के टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट है, फ्यूचर में वही चल के मॉडरेटर्स बन जाएंगे। मतलब और बात सही हुई, जो बाल गंगाधर तिलक को हम आज इस फेज़ में एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, वही चीज़ें जो है अभी मैं बताऊंगा कैसे मेथड थे, क्या मेथड थे इन लोगों के,
वही मेथड पूरे गांधी जी के टाइम पे फॉलो हुए थे। तो भाई देखो, टाइम के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, और समय की मांग वही थी मॉडरेटर फेज की, तो उनको हम रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। और समय की मांग भी एक्सट्रीमिज़म थी, वो भी हमको रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। यहाँ तक कि गांधी जी का भी जो है नॉन वायलेंस की डेफिनेशन थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम तक बदल गई थी। काफ़ी हद तक वो वायलेंस झेलने के और इंटरनल स्ट्रगल के लिए तैयार थे डिफरेंट क्लासेस के अंडर, ठीक है। उस सब चीज़ों को मैंने डिटेल में बता दिया है। तो सबके लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, सब समय की मांग रहती है। तो ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया अरविंदो घोष ने कांग्रेस सेशन को प्लेइंग विद बबल, ये बेसिकली एक एवोल्यूशन था। ए के दत्त ने 3 देश तमाशा बोला। तिलक ने जो है क्रॉक वन से ईयर लाइक फ्रॉग, ऐसे ऐसे जो है स्टेटमेंट्स यूज़ किए। तिलक के बारे में मैं बता ही रहा हूँ, तो तिलक के बारे में कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ। तिलक जो है गणपति फेस्टिवल 1894 और शिवाजी फेस्टिवल के काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार किया इसके थ्रू, अपने जो आइडियाज़ थे ये सब दोनों फेस्टिवल मनाने लगे। इसके थ्रू क्या था कि बेसिकली जो है देशव्यापी आंदोलन एक तरीके से फैलाया, लोगों को इसके साथ जो है कनेक्ट किया। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही इनके बारे में बताया है। मराठा और केसरी जो है इनके पत्र थे। मराठा जो है सहयोगी अगरकर जो है एडिटर थे, और तिलक को 2-3 चीज़ों के नाम से बुलाया जाता था, लोकमान्य के नाम से और भारत के बेताज बादशाह, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि लोकमान्य, चलिए बता देता हूँ। लोकमान्य की उपाधि दी थी, मतलब इनको बेसिकली 1897-98 के आसपास जो है चापेकर बंदूक हत्या के बारे में जानते होंगे, रैंड और एस्ट की हत्या की थी, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने जो है जो उन्होंने हत्या की थी उसकी कंपैरिजन जो है कर दिया था, किसके साथ कंपैरिजन किया था, शिवाजी के अफजल खान की हत्या के साथ, ठीक है। अफजल खान की हत्या के साथ जो है कंपेयर करने के कारण उनको जो है सेडिशन का केस लगाया गया। 124A के IPC 124A के अंडर जो है उनको बुक किया गया, जो कि आगे चल के वो मतलब रिवोल्यूशनरी 18 महीनों की जेल दिया गया, और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को मतलब सपोर्ट एक तरीके से इन्होंने किया है। उसी टाइम पे इनको जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई, ठीक है। लोकमान्य की उपाधि दी गई। उसके बाद जो है जब सूरत स्प्लिट हुआ, मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे भी उनको जेल भेज दिया गया था, और 6 साल की सज़ा मिली थी। उसी में मांडले जेल में बर्मा में रखे गए थे। मांडले जेल के दौरान ही उन्होंने अपनी किताब जो है गीता रहस्य लिखी थी, ठीक है। उन्हीं के मैंने टाइम में आपको जब बताया था फैक्ट्री एक्ट वगैरह के बारे में बताया था, तो जो बम्बई में कपड़ा मिल के मजदूरों ने 1908 में जिसको पहली पॉलिटिकल स्ट्राइक की थी, वो तिलक की गिरफ्तारी में की थी। इन्हें इंडियन अनरेस्ट के फादर बोला जाता है। कौन? भारतीय अशांति का जन्मदाता जिसको कहते हैं। इसको किसने बोला था? इसको बोला था वैलेंटाइन चिरोल। मैंने आपको बताया था जब मैं बात कर रहा था कांग्रेस सेशन की कि ये जो है कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट बनने वाले थे, लेकिन वैलेंटाइन चिरोल के कारण जो है उनका केस लड़ने के लिए वो ब्रिटेन चले गए थे, और उसी के बाद उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। काफ़ी एज हो गई थी इनकी, ठीक है। तो यही एकमात्र जो है कांग्रेस में बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जो कि कभी कांग्रेस में क्या नहीं बने थे? अध्यक्ष नहीं बने थे। ये कई बार मैंने बताया था और आज भी बताऊँगा, ठीक है। चलिए, तिलक के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। अब हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या थे, ऐसे ऐसे जो कॉज थे जिसके कारण जो है ये एक्सट्रीमिज़म जो है कांग्रेस के अंदर राइज हुई। अभी हम कांग्रेस के अंदर की एक्सट्रीमिज़म की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और मॉडरेट एक्सट्रीमिज़म, और उसके बाद गांधीयन फेज आता है, ठीक है। ये अभी हम कांग्रेस के अंदर की बात कर रहे हैं। तो INC जो है मॉडरेटर्स के थ्रू जब मतलब चलता था तो इनएफेक्टिव था। देयर डिमांड और नॉन बीइंग मेट, ये सही बात था, कोई भी मांग नहीं मिलती थी। साथ ही साथ यूथ जो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही थी। 1861-1852 के चार्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगला हमारा जो लेक्चर होगा चार्टर के बारे में ही होगा। तो 1892 में आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। समझ लीजिए ये हाल था कि इनडायरेक्ट वोटिंग की व्यवस्था आई थी बेसिकली। साथ ही साथ बजट पे पूरा ढंग से एक तरीके से बजट पे क्वेश्चंस करने के भी इनको राइट नहीं थे इन लोगों को कि कितने खर्चा कैसे हो रहा है। 5-5, 6-6 दिन पहले क्वेश्चन आप पूछोगे तब जाके उनका मन होगा तो जवाब देंगे। ऐसे सब चीज़ें जो है चल रही थी, तो ये चीज़ें जो है इनएफेक्टिव थी, ठीक है। और एक पैरेलल ट्रेंड था विच एक्सप्लोर्ड इंडियाज पास्ट एंड sought टू रिजनरेट हर बाय ब्रिंगिंग ऑन द ग्लोरियस कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। मैंने बताया ऊपर की चीज़ें वही है, ये चीज़ें कुछ डिफरेंट नहीं है। पीपुल लाइक अरबिंदो, बंकिम चंद्र चटर्जी, तिलक
वेर इंस्पायर्ड बाय इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड टुक प्राइड इन एवरीथिंग इंडियन, जो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है। अगर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नहीं पढ़ा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हुआ था, नेपोलियनिक वार ख़त्म हो गया था, जर्मनी और इटली जो है यूनिफिकेशन, आप वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़े होगे तो 1870 के आसपास जो है जर्मनी और इटली जो नए नेशन बन चुके थे, दो नए नेशन बन चुके थे, उसी टाइम जो है मैजेनी, कौर, गैरिबाल्डी, विक्टर एमानुअल, ये सब जो है जर्मनी और इटली के जो मतलब खासकर ये इटली से रिलेटेड है, यूनिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाए थे और जो उनके आइडियाज़ थे अब वर्ल्ड के मैप पे फैलने लगे थे। फैल तो बहुत दिनों से रहे थे, एक बार जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जब चीज़ें फैली तो आपने देखा क्या हुआ कि यहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, और ये सब जब ये सब की आइडियोलॉजी फैली तो ये बेसिकली नेशनलिज्म को प्रमोट किया। तो नेशनलिज्म को प्रमोट किया मतलब अब इनके अंडर नेशनलिज्म पनपने लगा था। साथ ही साथ जो है जापान ने रसिया को 1905 में हरा दिया था, और रसिया उस टाइम बहुत बड़ा एम्पायर था और जापान एशियन कंट्री था और और कितना छोटा देश है उसने, और बहुत ही मतलब ज़्यादा दिन इसको इंडस्ट्रियलाइज हुआ भी नहीं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइज हुए इसको 10 से 15 साल भी नहीं हुए थे, उतने दिनों में ही उसने जो है रसिया बेसिकली जो इसका मेजर पार्ट है जो कि मोस्ट डेवलप्ड एरिया है वो बेसिकली यूरोप में है, ठीक है। तो यूरोपियन देश को एक तरीके से हराया, और इथोपिया ने जो है इटली को 1896 में हराया। ये दोनों जो है एक तरीके से मतलब ये दिखा दिया कि वाइट सुप्रीमेसी वाज नो सुपीरियर एंड अनटचेबल, मतलब एक जो मिथ था वो जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई, वो नष्ट हो गई, जो सारी गुरूर था यूरोपियन कंट्रीज़ का वो सब चूर चूर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बड़ा कारण था कि वायसराय लॉर्ड कर्जन, अभी तो हमने गवर्नर जनरल में सबके कृत्य देखे, अब कुछ कुकृत्य जिसको कहते हैं देख लिया जाए कि वायसराय कर्जन सबसे जो है मतलब हेट्रेड था इनके लिए, सबसे ज़्यादा नापसंद वायसराय अगर कोई भारत के इतिहास में है, एक पहला लॉर्ड कर्जन, वायसराय कर्जन, दूसरा जो है लिटन है, ठीक है। इनकी जो पॉलिसीज़ थी, कुछ पॉलिसीज़ थी बहुत ही ज़्यादा घिनौनी थी जो कि हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 लाया, जहाँ की इलेक्टेड मेंबर जो है रिड्यूस करके हाफ कर दिए गए ओरिजिनल स्ट्रेंथ के, ठीक है। और जो है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है जनरल कमेटी के अंडर रख दी गई, ठीक है। आपको बस केवल इतना यहाँ पे दिमाग रखने में जो है रटना नहीं है, बस केवल दिमाग में इतना रखना है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 जो है, देखो 1899 के आसपास याद रहेगा तो कर्जन का ही कार्यकाल था ना, तो 1899 जो है कर्जन के टाइम पे ही आया। साथ ही साथ उन्होंने जो एक नया प्रोविंस बनाया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, इसका भी जो मेन एम था, इसने जो है कर्जन ने काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस के साथ छेड़छाड़ की बाउंड्री का, और सबका मेन पर्पज़ था एक जो नेशनलिज्म था उसको तोड़ना था, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होते थे उसमें ओपन कॉम्पिटिटिवनेस जो है पूरा ख़त्म कर दिया, और पुलिस कमीशन जो है मतलब इंडियन को पुलिस में से बेसिकली एकदम बाहर रखने लगे, और एक रेजोल्यूशन लाए जो कि 1904 था, जो कि रेस को क्वालिफिकेशन के लिए जो है एक मानक बनाया, मेरिट को जो है पीछे कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं घटनाएं बता रहा हूँ, ये किसके किसके टाइम पे हुए। अभी तक तो सारे गवर्नर जनरल के हमने अच्छे काम तो देख लिए और थोड़ा बहुत नॉर्मल काम भी देख लिए। चलिए, जैसे आपने एग्रीकल्चर वगैरह देख लिया कि इनके टाइम पे फेमिन कमेटी बनी, लेकिन आज इनके बुरे काम भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हुई थी। तो रेजोल्यूशन 1904 में जो है रेस जो है आ गया मेरिट के जगह, तो आपकी सभ्यता को दिखा देता है कि आप कितना जो है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पे विश्वास करते हो। 1901 में इन्होंने एक जो दरबार बुलाया था जो कि 1877 के बहुत ही इंपीरियल असेंबलीज के साथ रिजेंबल कर रहा था। मतलब बेसिकली आप उस टाइम पे समझ सकते हो, फेमीन पढ़िए और आप दरबार बुला रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो अपने जीतने का है, उस टाइप का।
तो आप बेसिकली वही है। उसके लिए एक कथन कहा गया था 1877 दरबार के बारे में कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो सेम ये चीज़ें वापस लागू होने लगी। साथ ही साथ इन्होंने एक ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट पास किया। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट आज भी है 1921, लेकिन ये ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट दूसरा था, जिसमें जो है मिलिट्री सेक्रेट के साथ साथ इन्होंने सिविल मैटर से रिलेटेड भी चीज़ें जो है गोपनीय रखना शुरू कर दिया। तो ये जो है बेसिकली उस टाइम पे तक इंटेलेक्चुअल्स आ चुके थे, नेशनलिज्म पनप चुका था और ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी। साथ ही साथ उसके बाद इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बिल लाया। यूनिवर्सिटी बिल 1903, मैंने बताया था कलकत्ता जो है एक सेंटर बन चुका था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, और ख़ासकर यूनिवर्सिटी से जो लड़के निकल रहे थे वो एक नई जान दे रहे थे। और इनका यूनिवर्सिटी बिल के थ्रू जो है ऑटोनॉमी जो है उसकी पूरी तरीके से भंग कर दी गई। बेसिकली सबको ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में ला दिया। और साथ ही साथ ये कलकत्ता में कन्वोकेशन में गए थे 1905 में, वहाँ पे ऐसे भाषण दिए कि जिसके बाद तो समझ लीजिए बस यही हो गया कि बस कैसे ही इनको मार दो। वहाँ पे उन्होंने अनट्रूथफुलनेस बताया भारतीयों को और वाइल ऑफ द ईस्ट, मतलब ये दो टर्म आप सोच लीजिए कैसा टर्म यूज़ किया उन्होंने। सीधे सीधे जो है इन्फीरियरिटी और रेशियल सुप्रीमेसी जैसे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। और उन्होंने कोई इंडियन नेशन जैसी चीज़ों को पूरा डिनाई कर दिया। तब तो लोगों के सामने वो चीज़ें आ गई कि भाई ऐसे कैसे होगा। और सबसे कुकृत्य वाला काम मैंने स्वदेशी मूवमेंट में बताया, ये जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये सारे कारण जो है एक्सट्रीमिज़म को जो है एक तरीके से, जो कि पनप तो रहा था शुरू में, तिलक आज के थोड़ी ना थे, तिलक 1881-80 से ही एक्टिव हो गए थे। लेकिन ये सब जो कारण है, और ख़ासकर जब करजन आए, करजन ने उन्होंने उसमें एक कैटलिस्ट का काम किया। ठीक है, कैटलिस्ट का काम किया तो बस यही था कि जो प्रोसीजर स्लो चल रहा था, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाई और चीज़ों को तेज़ करने के लिए आतुर हुए बेसिकली। फिर एक कुछ चीज़ें नोट में बताऊंगा। पहली चीज़ें तो है द कैटेगरीज ऑफ मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट इमर्ज आउट ऑन द बेसिस ऑफ मेथड यूज। ठीक है, मेथड दोनों का शांतिपूर्ण था, पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पर्पज ऑफ बोथ ग्रुप वॉज सेम। ठीक है, दोनों को सेम पर्पज था, नॉट ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल बट ऑब्टेनिंग द लार्जर शेयर ऑफ पावर फॉर द पीपुल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, मेथड थोड़ा डिफरेंट थे। पैसिव रेजिस्टेंस, जैसे तिलक का मानना था कि हम पैसिव रेजिस्टेंस जो है ये सब लेंगे और चीज़ों को मतलब गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेटिव रहेंगे पूरा, जो कि गांधी जी का था आगे चल के। बस गांधी जी और तिलक में 2-3 ही चीज़ों का अंतर था, क्योंकि गांधी जी ने मास मोबिलाइज अच्छे से कर दिया, तिलक ने वो नहीं कर पाए, शायद व्यक्तित्व के टकराव के कारण, या चाहे हम जो कह दें, या चाहे उनको टाइम नहीं मिला, या कह सकते हैं कि अर्ली फेजेस में थे। बाकी जो है तिलक की भी वही सोच थी। तो बेसिकली ये नहीं चाहते थे दोनों, चाहे वो मॉडरेटर्स हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो, दोनों ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को पूरा भगा के इंडिपेंडेंट इंडिया नेशन कोई बनाया जाए। उनका दोनों का मानना था कि हमको एक सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, बेसिकली सेल्फ गवर्नेंस। लेकिन क्या था कि मॉडरेटर्स इतने ही लिमिट पर खुश रहते थे कि चलो हमको बजट में बोलने के लिए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमको और लार्जर शेयर ऑफ पावर चाहिए। ठीक है, स्वशासन मेथड थे। कुछ मेथड हम बात करेंगे। पब्लिक को मोबिलाइज करने पे मैंने आपको मॉडरेट फेज में बताया कि इनका मेथड क्या था, कि ये जो है लोगों पे भरोसा नहीं करते थे कि ये पार्टिसिपेट करेंगे और मोबिलाइज किए जा सकते हैं, ऐसा उनका कोई विश्वास नहीं था, इसलिए मास को उन्होंने अलूफ रखा था। इन्होंने जो है एक्टिव पार्ट जो है उनको बनाया और डिमांड में उनको शामिल किया। ठीक है, द टेक्निक ऑफ एजिटेशन वाज टू बी बेस्ड ऑन प्राइड इन इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, मैंने वापस आपको बताया उसको। ठीक है, द टेक्निक इंस्टेड ऑफ पेटिशन वेयर बाइकॉट एंड स्वदेशी। ठीक है, बाइकॉट और स्वदेशी इन्होंने अपनाया, बाइकॉट स्वदेशी दोनों ने अपनाया। किसने? मॉडरेटर्स ने भी। और आपको याद है यही 2 इशू था, इसी 2 इशू पे तो सूरत स्प्लिट हो गया। अच्छा, आप लोग ढंग से लेक्चर देखिए, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं जो कि बिल्कुल तुक नहीं बनता है कि स्वदेशी क्या, सूरत स्प्लिट आप लोगों को शायद समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली था क्या ये। सूरत स्प्लिट कोई मूवमेंट नहीं था। कुछ लोग मुझसे पूछे हैं कि सूरत स्प्लिट मूवमेंट था। सूरत स्प्लिट मूवमेंट नहीं था, सूरत स्प्लिट तो एक इवेंट था कांग्रेस के अंदर, जिसमें मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है अलग हो गए थे। बस अभी के लिए उतना ही बताता हूँ, वापस रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। देयर टेक्निक इंस्टेड ऑफ पेटिशन वेयर बाइकॉट एंड स्वदेशी, लेकिन दोनों का जो नेचर था, जो दोनों को डिफाइन करने का,
एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स का वो काफ़ी डिफरेंट था। बेसिकली बायकॉट को ये पहले तो मॉडरेटर चाहते थे कि ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट तक ही शामिल है, केवल इनके जो सामान है उसका बहिष्कार किया जाए और जो है केवल टेम्परेरी मेथड हो, इसको केवल बंगाल तक रखा जाए हो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे बंगाल के साथ साथ इसको बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेज और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पे सब जगह पे इसको फैलाया जाए। साथ ही साथ ये पॉलिटिकल स्फीयर में भी इसको शामिल किया जाए, ना कि सिर्फ एक इकोनॉमिक स्फीयर में। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली आउटराइटली आप जो है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेट करना। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट फेज था। हमने आपको इसके में कुछ बताया तिलक वगैरह जी के बारे में और कुछ चीज़ें बताया जो कि इनके मेथड थे। बेसिकली आपके कौन सा कॉन्सेप्चुअल वे में इसमें पूछा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है मेथड कैसा था, इनका जो एम था क्या था, और मैंने कुछ चीज़ें इसमें बताया। कर्जन के बारे में भी काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें बताई है, लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में हो चुका और ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ टेररिज्म एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, इसमें जो है पढ़ना है। इसमें देखिए दो फेज़ में हमने आपको उस टाइम पे बताया था। आपने हमारा पुराना लेक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा। क्वेश्चन साथ साथ ये सब करते रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको इधर ना मिले तो उनके बारे में इंटरनेट पे सर्च मार लीजिएगा। तो राइज ऑफ टेररिज्म एंड रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट्स है उसके बारे में हम करते हैं। उसमें दो फेज़ है। पहला फेज़ जो है एक सूरत स्प्लिट के बाद, मैंने सूरत स्प्लिट के बाद आपको बताया कि मॉडरेटर्स जो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म से खुश हो गए और एक्सट्रीमिस्ट को गवर्नमेंट ने जो है सप्रेस कर दिया। उसमें तिलक लोग जो है जेल चले गए और मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो एक गठबंधन था वो 1916 के लखनऊ सेशन तक टूट गया था। बेसिकली कांग्रेस उस टाइम लिम्बो में चली गई थी, अंधकार में चली गई थी। तो उस टाइम पे जो वैक्यूम था, वैक्यूम को भरना था भाई। अब भरने के लिए जो है राइज ऑफ टेररिज्म एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है ये चीज़ें आ जाती है। और साथ ही साथ दूसरा फेज अब तब आता है जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिया अचानक से वापस लिया तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन हुई। उन्होंने दिल से पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, कितने लोगों ने एजुकेशन छोड़ दिया था। वो अब क्या करें, तो वो यूथ में फ्रस्ट्रेशन आ गई और उन्होंने जो है सेकेंड फेज उस टाइम पे स्टार्ट हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के बाद और किसके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में। और कांग्रेस उस टाइम पर जो है राष्ट्रीय पार्टी का बहुत ज़्यादा बड़ा रूप नहीं ले पाई थी। लेट 1920 के आसपास जो है वो पहला मूवमेंट था जो कि ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था और वहाँ से स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि 1935 के आस बाद जो है सारी चीज़ें जो है लगभग कांग्रेस के ही अंडर होने लगी थी। तो पहला फेज के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इनका गोल ये था कि भैया फॉरेन रूल से इनका जो है एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, कोई स्वशासन नहीं, बस आप लोग यहाँ से भाग जाओ। ठीक, भाग जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए उससे कम। तो एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, टेररिस्ट मूवमेंट या आप कह सकते हैं, इनके मूवमेंट में यही डिफरेंस था। ये बेसिकली कांग्रेस के बाहर चीज़ें हो रही थी। इनको जो है डेमोक्रेसी में पूरा फेथ था। ऐसा नहीं है कि ये मार काट कर रहे थे तो उनको डेमोक्रेसी में फेथ नहीं था। ये अवश्य है कि ये कल्ट ऑफ गीता एंड ग्रेनेड दोनों को ये मानते थे, लेकिन इनको डेमोक्रेसी में एक ऐसे समाज का मतलब निर्माण करना था जो कि बेसिकली डेमोक्रेटिक समाज था, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर हो, चाहे इकोनॉमिकल स्फीयर हो, चाहे वो सोशल स्फीयर है। तो they had no intention to create lawlessness in the society, but they certainly meant to terrorize and teach the English official that they would earn death by resorting repression। तो बस वही मैंने बताया कि धमकी देते थे भाई साहब कि अगर आप लोग जो है इस मामले में ऐसे नहीं करोगे तो आप उसके लिए तैयार रहो। तो दोनों चीज़ें मैंने बताई। बेसिकली इनका जो था एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी था, साथ ही साथ जो है ग्रेनेड और गीता के कल्ट से जो है ये काफ़ी संकोच नहीं करते थे, हिंसा का पूरा समर्थन लेते थे। ठीक है, तो और जो है बेसिकली कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा मतलब जब उनकी डिमांड से हो गया और तिलक जी लोग जेल चले गए तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, तो ये सब चीज़ें निकलने लगी।
बंगाल में जो है सबसे पहला बंगाल भी था, सबसे पहला तो नहीं बोलूँगा, सबसे पहले जो है रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ जो सरकारी रिकॉर्ड में होती हैं वो महाराष्ट्र में थी। चापेकर बंधु की जो हत्याकांड, मतलब चापेकर बंधु ने जो रैंड को हत्या की थी, वो जो है पहला जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के नाम दिया गया, ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड में। तो सबसे पहले हम बंगाल से शुरू करते हैं। बंगाल पहला नहीं था, बस ये जान लीजिए। यहाँ पे चीज़ें जो है रिवोल्यूशनरी जो है एक्टिविटीज़, तो उसको पॉपुलराइज करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आनंद मठ की थीम जो है किस पे आधारित थी। तो देखिए ये चीज़ें बंकिम चंद्र चटर्जी, और उसके साथ साथ जो है ये जो विवेकानंद वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे यहाँ के जो एक्टिविस्ट थे, ठीक है। तो उसमें हम 2-3 ले आते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 3-4 लगभग हमने सारे सारे ख़त्म कर दिए हैं। तो आते हैं पहले, एक हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस आता है। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस जो है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से जुड़ा हुआ है, जिनको बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बाघा जतीन के नाम से। इन्होंने विवेकानंद, अरविंदो घोष को फॉलो किया था, और ये गदर पार्टी और अनुशीलन समिति सबके मेंबर थे। गदर पार्टी, अनुशीलन समिति मैं नीचे आपको बताऊंगा, ठीक है। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस यूजुअली पूछा जाता है जतेंद्र नाथ मुखर्जी, इनको बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। ये लूट मार काट करते थे, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स थे उनका सामान लूटते थे, मतलब जितने भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आप दिमाग में समझ सकते हो, ये उससे रिलेटेड थे, संबंधित थे। फिर आता है एक अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है अर्लीस्ट एंड मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, जिसका जो स्टार्टिंग किए थे पुलिन दास और पी मित्रा, जिसको परमनाथ मित्रा कहते हैं। सतीश चंद्र बोस भी थे, लेकिन इसमें 2 लोगों के नाम जरूर याद रखिए, पुलिन दास, परमनाथ मित्रा जो कि मेन मेंबर थे। बाद में कुछ दिनों के लिए लिम्बो में चली गई। उसके बाद जो है वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने भी इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया। तो इसमें 2 नाम के पेयर याद कर लीजिए, पुलिन दास और परमनाथ मित्रा ने स्टार्ट किया, उसके बाद वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त किसके भाई थे? वारेंद्र घोष किसके भाई थे? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। दोनों बहुत बड़े आप लोग जानते होंगे। तो भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र घोष ने इसको वापस जो है रीजनरेट किया 1907 में कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में उसका जो एक ब्रांच, इसका जो दूसरा हेडक्वार्टर खोला गया वो ढाका में खोला गया। तो दोनों दिमाग में रखिएगा, ढाका और कलकत्ता, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आत्मोन्नति समिति बनी है। आत्मोन्नति समिति को जो है बिपिन बिहारी गांगुली ने इस्टेब्लिश किया था, ये भी बंगाल में थी। बिपिन बिहारी गांगुली, आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बिपिन बिहारी गांगुली को आत्मोन्नति समिति। ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली बार आप लोग देखे होंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे आए थे उल्टे सीधे, कि सिर्फ वो भी 1 लाइनर थे एक तरीके से, तो दिमाग में रखिएगा। आगे चल के एक लोग आते हैं भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। भूपेंद्र नाथ दत्त किसके भाई थे? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इन्होंने जो है युगांतर एक मतलब एक जर्नल था, और स्पेलिंग गलत है थोड़ा, युगांतर, उसको ये एडिटर थे, ठीक है। और इसी नाम से एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जो अनुशीलन समिति और युगांतर समिति, 2 नाम से एक समितियां बन गई, जो कि बाद में जो है लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया रेडिकल वे में, ठीक है। युगांतर और अनुशीलन समिति के बारे में बात हो गई। अनुशीलन समिति किसने स्टैब्लिश किया था? युगांतर समिति का नाम किससे संबंधित है? और युगांतर जो जर्नल था या मतलब समाचार पत्र था, वो किसका था? वो दोनों चीज़ें जो है आप लोगों को पता चल गई होंगी। अब आ जाता है वायलेंट एक्ट। एक इंसिडेंट बात कर देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1903 में हुआ था। बेसिकली प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, जो कि एक बम फेंकने वाले थे, जो बम फेंक दिया था मुजफ्फरपुर के जो एक बहुत ही कुख्यात, जिसको जज कहा जाता था, किंग्सफोर्ड थे। लेकिन वो जो बम था गलती से उस डिब्बे में जो है, उस कैरेज में जो है बेसिकली जो है किंग्सफोर्ड नहीं बैठे थे, बल्कि एक कैनेडी थे। कैनेडी बेसिकली जो है वो इंडियंस के लिए सहानुभूति काफ़ी रखते थे। उनकी वाइफ और उनका बच्चा था, जो कि इस बम केस में मर गए बेचारे। तो उसके आगे क्या हुआ कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में बेसिकली नंबर ये आपको याद नहीं रखना है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, जिसमें अरविंदो घोष को भी गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अभी मैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बताऊंगा। तो खुदीराम बोस जो है इनको जो है
मतलब इनको सज़ा मिली और इनको जो है फांसी पे लटका दिया गया। प्रफुल्ल चाकी जो है सुसाइड कर लिया। तो सबसे कम उम्र में अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो खुदीराम बोस, उस टाइम इनकी 14 या 15 साल मुश्किल से उम्र एज थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है। तो ये सबसे कम एज में जो है इनको फांसी पे अंग्रेज़ों ने लटकाया था, ठीक है, जो कि क्रांतिकारी थे। फिर बर्रा डकैती आती है। बर्रा डकैती जो है 1908 में पुलेन बिहारी गांगुल दास के अंदर। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, देखिए कई बार कई जगह पे आपको 1908 मिलेगा, कई जगह बार, इसी के लिए नहीं, मैं बहुत चीज़ों के लिए बता रहा हूँ, कई बार जो है आपको 1909 मिलेगा, कई बार 1907 में। इसके बारे में चिंता मत करिए, यूपीएससी इतना बड़ा फैक्ट नहीं पूछता है। और ऐसे चीज़ों का फैक्ट यूजुअली आप समझ लीजिए, अगर इसी के आसपास है तो वो ऑप्शन सही है, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ रहा है। और बर्रा डकैती से आपसे पूछेगा तो किससे रिलेटेड है, तो पुलेन बिहारी दास से। तो ये चीज़ें याद रखिए, ठीक है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अरविंदो घोष, बारिंद्र घोष और 34 रिवोल्यूशनरीज जो है अरेस्ट किए गए। ये आपको याद रखना है, अरविंदो घोष से रिलेटेड है बस, ठीक है। इसमें एक गवर्नमेंट का विटनेस था जिसको नाम था नरेंद्र गोसाई। आपको अगर याद हो पाए तो ठीक, दिमाग में पढ़ते रहिएगा तो दिमाग में आ जाएगा। नरेंद्र गोसाई एक सरकारी गवाह था जिसकी हत्या कर दिया गया था। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट्स में आपसे पूछ लेगा। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस तो चलिए ठीक है, आपको अरविंदो घोष याद रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जो ट्रायल हुआ था उनको जो है बचाने में सबसे ज़्यादा काम किया था सीआर दास। सीआर दास एक वकील थे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जो है अरविंदो घोष के, उन्होंने पूरे जान से जो है बचाया था। और इनके स्किल्स इतनी अच्छे थे कि जो है अरविंदो घोष को गवर्नमेंट जो है एविडेंस के लैक में रिलीज़ ही करना पड़ा। अरविंदो घोष उसके बाद जो है पौंडीचेरी चले गए, वहाँ पे जो है आप लोग जानते होंगे अरविंदो सोसाइटी वगैरह। उसके बाद जो है इन्होंने डिवाइन योगा, ये सब जो है चीज़ें, योग की ओर काफ़ी जो है और स्पिरिचुअलिज्म की ओर काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स से इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो हम अरविंदो घोष के बारे में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में सबसे पहले जो भी क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ उसमें वासुदेव बलवंत फड़के का नाम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा। ये गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय थे बेसिकली। मैंने आपको वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में जब रामोसी रिवेलियन पढ़ा रहा था, ट्राइबल रिवेलियन, तो एक बार ऑलरेडी बताया है, फिर आज बता देता हूँ। एक रिवोल्यूशनरी थे, ये जो है रानाडे के स्पीचेस से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। 2 स्पीचेज रानाडे ने दिया था जो स्वदेशी ट्रेड से रिलेटेड था, उससे काफ़ी ज़्यादा ये मतलब प्रभावित थे। 1876 में पूना में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा महामारी और फैमिन डिजास्टर एक तरीके से फैल गया, जो जिसके कारण गवर्नमेंट राहत देने की बजाय जो है लोगों पे एक भारी हेफ्टी जो है टैक्स लगा दिया। तो भाई ये चीज़ें तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फड़के जो है इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और रिजाइन कर दिया। बाद में जो है यूथ को जो है मोबिलाइज़ करना शुरू किया, रामोसी जो ट्राइब थी उनका सहारा लेना शुरू किया, और महाराष्ट्र में जो है एलियन पावर को भगाने के लिए जो है हथियार का सहारा लेना शुरू किया, और उन्होंने जो है भगाना शुरू कर दिया और वेल्थ लूटना शुरू कर दिया अमीरों के, और ख़ासकर जो ब्रिटिशर्स थे, और एक तरीके से एक आर्मी बनाई थी, गोरिल्ला वारफेयर लड़े, और इन्होंने सह्याद्री को जो है अपना घर बनाया। सह्याद्री जो पर्वतमाला था, यूजुअली बहुत ही एक तरीके से छापेमारी वार कर सकते थे, और जो है बहुत ही हीरोइक वार था। बाद में ये पकड़े गए और इनके ऊपर केस चला, और इनके ऊपर जब केस चला तो पुलिस का इतना डर था, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी इनके वकील खड़ा नहीं था इनका साथ देने के लिए। तो वासुदेव बलवंत फड़के जो है रामोसी से लिंक्ड थे। उसके बाद आते हैं हम विनायक दामोदर सावरकर जी, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर जो है ही वॉज द फर्स्ट चैंपियन ऑफ हिंदू नेशनहुड इन मॉडर्न टाइम, ठीक है। इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर जो थे वो भी पार्टिसिपेट किए थे स्ट्रगल में। ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे विनायक दामोदर सावरकर जो है चापेकर बंधु मैं नीचे बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, कुछ छोड़ा नहीं है। 1900 में ये जो है मित्र मेला स्टार्ट किए थे, और बाद में जो इसकी ब्रांचेज जो है कर्नाटक मध्य प्रदेश तक भी फैलाई थी। 1904 में जो है ये एक अपने फ्रेंड का क्लब था जिसको अभिनव भारत में बदल दिया था, ठीक है। मित्र मेला और अभिनव भारत किससे लिंक था, ये विनायक दामोदर सावरकर से।
ये जो है तिलक से भी काफ़ी, जो कि महाराष्ट्र के थे, तिलक से प्रभावित होंगे, और वो भी जब इनके अंदर नया जोश था तो तिलक से प्रभावित तो होना ही था। और जो है स्वदेशी मूवमेंट जो है महाराष्ट्र में जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे उस टाइम पे, और जिस कारण जो है गवर्नमेंट का ध्यान इन पे गया, और गवर्नमेंट का ध्यान इन पे गया, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इनको डिबार कर दिया गया और 1 साल के लिए एग्ज़ाम देने के लिए मना कर दिया गया। तो तिलक इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ऑलरेडी श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में बताऊँगा। तिलक जो है शिवाजी स्कॉलर्स जो है स्टार्ट कर रहे थे। शिवाजी स्कॉलर्स के थ्रू जो है यहाँ के लड़कों को लंदन भेजते थे वहाँ पे पढ़ाई के लिए। तो उसके थ्रू जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा जो स्कॉलरशिप बेसिकली नहीं, शिवाजी स्कॉलरशिप बेसिकली तिलक जी का नहीं था, तिलक जी ने रिकमेंड किया था ये शिवाजी स्कॉलरशिप जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा। अभी श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इंडियन हाउस की जो पूरी स्टोरी है। तो वहाँ पे जो है रिकमेंड किया, तो वहाँ पे जाके ये लॉ की जो है पढ़ाई शुरू कर दिए थे, ठीक है। और ये लाला हरदयाल और भीका जी कामा वहाँ पे जो है बहुत हिट थे। ये लोग जो है वहाँ पे बहुत ही स्पिरिटेड एटमॉस्फियर बनाए और बहुत ही ज़्यादा इसको पॉपुलराइज कराया बेसिकली जो है नेशनल मूवमेंट के लिए, ऐसे रेडिकल आइडियाज़ को। और एक बुक लिखी थी जोसेफ मैगज़नी के ऊपर, बायोग्राफी एंड पॉलिटिक्स, जोसेफ मैगज़नी बायोग्राफी एंड पॉलिटिक्स। आपको कोई पूछ, जोसेफ मैगज़नी जो है ये बेसिकली इटली के इटालियन जो यूनिफिकेशन था उससे ये बहुत ही ज़्यादा संबद्ध थे। अब इतना नहीं डिटेल में बताएंगे कि क्या थे, कैसे किया था जब बस जोसेफ मैगज़नी जो है इटली से रिलेटेड थे और बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे वहाँ के, बस आप लोग इतना दिमाग में रखिए। और साथ ही साथ इन्होंने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि ओरिजिनली इन्होंने मराठी में लिखी थी, जो कि बाद में जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। कब ये 50वीं एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो मनाया इन्होंने बेसिकली जब 1907 आया था, तो अंग्रेज लोग जो है सिपाही जो सप्रेशन था बेसिकली उसका जो है 50वां एनिवर्सरी मना रहे थे। तो उसी के रिस्पांस में जो है 50वां जो एनिवर्सरी इन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को जो है इंडिया हाउस में बेसिकली मनाया था। इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का जो है ट्रू नेचर जो है सबके सामने पहली बार रखा है। ऐसा लग रहा था कि ये एक सिपाही म्यूटनी है, जो कि उन्होंने दिखाया कि नहीं, मैंने आपको सिपाही म्यूटनी, अच्छा वो अभी 1857 की क्रांति आपको पढ़ाया नहीं है। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने सोशल इशूज़ और इकोनॉमिकल इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़, कल्चरल इशूज़, सारी इशूज़ को जो है दिखाकर भेद खोल दिया अंग्रेज़ों को, कि जिसको ये एक तरीके से सिपाही म्यूटनी कहते थे। ये बेसिकली जो है लंदन से काम कर रहे थे, और इनके भाई जो है गणेश जो है वही काम जो है इंडिया से कर रहे थे। वो पोएट थे, बेसिकली पोएट लिखते थे, और थोड़ा उससे जो है थोड़ा बहुत क्रांतिकारी आइडियाज़ और प्रोपगेशन जो है चला रहे थे, प्रोपागेंडा। तो बेसिकली जो है इनके खिलाफ एक इंस्टिगेशन ये हुआ, और कर्जन वायली और मिस्टर जैक्सन जो थे, इन्होंने इनके इंस्ट्रक्शन पे इनको अरेस्ट कर दिया गया और पूरे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो है इनको दे दिया गया। और किस कारण के लिए? सिर्फ इतने कारण के लिए कि सेडिशस पोएम थी, जो कि आजकल जो है आजकल भी आप देखते होंगे कि कई ऐसे जो है लिटरेचर पे केसेस आते हैं कि अचानक से उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो सेडिशस पोएम के कारण जो है इनको जो है बेसिकली पूरे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। तो इसी का बदला लेने के लिए जो है मदन लाल ढींगरा जो है इन्होंने 1909 में कर्जन वायली की हत्या कर दी, और जैक्सन की भी हत्या किया था लक्ष्मण कान्हारे ने। मैं आपको नीचे लिखा हुआ हूँ, मिस्टर जैक्सन की हत्या जो है लक्ष्मण कान्हारे ने किया था। फिर आते हैं चापेकर बंधु के बारे में। देखिए कलेक्टर ऑफ नासिक थे ये। जैक्सन जो है असैसिनेटेड इन 1909 बाय अनंत लक्ष्मण कान्हारे, ठीक है। तो ढींगरा जो है कर्जन वायली और अनंत लक्ष्मण कान्हारे जो है उनको हत्या कर। देखिए बेसिकली नासिक षड्यंत्र कांड हुआ था, उसके बाद जो है नासिक षड्यंत्र कांड में जो है इनको भी किसको, ये विनायक दामोदर सावरकर को भी जो वहाँ से ले आया गया। देखो अलीपुर षड्यंत्र बताया, नासिक षड्यंत्र बताया, वहाँ से ले आया गया लंदन से, और इंडिया में इनका ट्रायल हुआ है और इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया। उसके बाद ये फरार भी हो गए थे, ठीक है। अब हम आते हैं चापेकर बंधु पे। चापेकर बंधु बेसिकली एक प्रिस्टली फैमिली से, और ये चाहते थे आर्मी में भाग लेना, आर्मी में ज्वाइन करना, लेकिन जो है उस टाइम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, जिसके कारण ब्राह्मण होने के कारण इनको आर्मी में
आर्मी के लिए इनएलिजिबल थे। ठीक है, ये इनके अंदर फिर जो है एक बहुत ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है बेसिकली हेट्रेड फैला। इन्होंने व्यायाम मंडल नाम का एक जो है एक गुप्त संस्था बनाई जो कि लोगों को रेडिकलाइज करती थी 1897 में, व्यायाम मंडल। तो 1890 के लेट 1890s में उस टाइम पे प्लेग फैल गया था, जैसे आज के टाइम पे कोरोना फैल गया है। उस टाइम मिस्टर रैंड और नोटोरियस सुल्तान के नाम से जाने जाते थे। लोगों के खिलाफ जो है बहुत ही शिकायतें आ रही थी, बहुत ही लोगों के साथ जो है बहुत ही गंदे तरीके से पेश हो रहे थे, जैसे कूड़ा करकट जो है लोगों के साथ पेश हो रहे थे, कहीं भी ज़बरदस्ती उठा ले जाते थे, भर देते थे। देखिए महामारी थी और कोई लगाव नहीं था, कोई सभ्यता नहीं था। आज ही सोच सकते हैं कि डॉक्टर्स जो है कई जगह पे आप वीडियोस देखते हैं माइग्रेंट्स की ये हालत होती है, तो उस टाइम पे तो समझ लीजिए कॉलोनियल रूल था, क्या हाल रही होगी। तो मिस्टर रैंड और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर था, लोगों के घर में भी घुस जाते थे ये अधिकारी लोग जो है और बदतमीजियाँ करते थे। तो इसी के कारण जो है इनमें जोश आया, गुस्सा आया। फिर क्या हुआ, डायमंड जुबली के दिन पे ये लोग वापस आ रहे थे। कौन कौन आ रहे थे? ये मिस्टर रैंड और उनके एसोसिएट जो एयर्स थे, मैंने जिनको आपको ऊपर बताया था, ये दोनों जो है घर वापस आ रहे थे। उसी टाइम इन्होंने चापेकर ब्रदर्स ने उनकी गोली मार कर हत्या कर दी थी। और उसी के मैंने बताया अफजल खान के हत्या से जो है तिलक ने इस हत्या को, इस कांड को जो है कंपेयर किया और तिलक को जो है इसी कारण जो है 18 महीने की जेल हुई। इसी टाइम पे जो है तिलक को लोकमान्य की टाइटल दिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पंजाब में। हमारा दो हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया। देखिए महाराष्ट्र में चापेकर बंधु का ये सब जो है बहुत पुराना है, इसीलिए मैंने कहा कि बंगाल में जो है सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन नहीं शुरू हुए, ऐसा नहीं था। इसका इतिहास महाराष्ट्र में बहुत ही पुराना है, वास्तु बलवंत फड़के के टाइम से ही। अब आते हैं पंजाब में। पंजाब में बेसिकली भारत माता सोसाइटी बनी थी JM चटर्जी के अंडर। सहारनपुर मतलब पंजाब उस टाइम का आज का पंजाब नहीं था। पंजाब मतलब मैं वेस्टर्न प्रोविंस में बता रहा हूँ। बेसिकली उस टाइम बहुत ही अलग बाउंड्री थी। भारत माता सोसाइटी जो कि पहले आप याद करिए किसकी थी, JM चटर्जी की थी। सहारनपुर में 1904 में बनी थी। एक पहले फैक्ट ये है, गदर पार्टी के बारे में मैं आपको डिटेल में अभी नीचे बताऊंगा, ये पंजाब से लिंक थी। और कूका मूवमेंट जो है गुरु बालक जी के एक शिष्य थे राम सिंह, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में गुरु बालक जी के बारे में, राम सिंह कूका के बारे में, दोनों बताया था। ठीक है, इन्होंने एक कूका मूवमेंट स्टार्ट किया था और इन्होंने पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन इसी के नाम पे पंजाब में स्टार्ट कर दिया था और प्रॉमिस किया था कि हम 1857 में सिखों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आज के से हम कभी जो है किसी भी ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, कोई भी उनका रोजगार नहीं करेंगे। और यही था कि 1947 तक कोई भी सिख को जो है अंग्रेज ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया। ठीक है, 1877 में एक इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली बिना गुरु राम सिंह की परमिशन में कुछ लोग जो है लुधियाने के आसपास जो है रिवोल्ट कर दिए और जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूएली जो है सप्रेस किया गया। और ठीक है, सप्रेस किया गया इन बेसिकली, और आगे चल के राम सिंह कूका को जो है जेल भेज दिया गया और 1888 में के करीब इनकी जो है मृत्यु हो गई और इनके फॉलोअर और सेक्ट को सब आउटलास्ट कर दिया गया। इसी के साथ जो है पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन एक टाइम पे थोड़ा डाउन हो गया। ये 1872-80 के आसपास की बात है। दूसरा फिर पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन जो है कब बहुत लेट में शुरू हुआ, भगत सिंह और ये सब लाला लाजपत राय इन सब के टाइम पे और गदर के टाइम पे। ठीक है, तो इनके बारे में बताया। बेसिकली मैं इनको कुछ इनकी शिक्षाओं के बारे में बताऊंगा। ये जो है मांस मदिरा ना करना, हत्या न करना, गोहत्या न करना, बहुत सी चीज़ें थी। बेसिकली जितनी अच्छी चीज़ें हैं, ये एक तरीके से सोशल मूवमेंट भी टाइप का था। मैंने आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में बताया है, तो क्योंकि इसमें हिंसा शामिल थी तो इसको इसमें भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं आउटसाइड इंडिया। ये सब तो जो है क्रांतिकारी आंदोलन जो है इंडिया में हो रहे थे। अब हम इंडिया के बाहर आते हैं। इंडिया के बाहर 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में, फिर भीकाजी कामा के बारे में पढ़ेंगे, फिर कामागाटू इंसिडेंट्स पढ़ेंगे, फिर कामागाटा मारू, उसके बाद जो है गदर आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा और उनके इंडिया हाउस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े संस्कृत स्कॉलर भी थे और दीवान जो उदयपुर और जूनागढ़ स्टेट के भी थे। लेकिन जो है ये इनका थोड़ा सा एक्टिविटीज़ डाउट हुआ, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको हरास किया और जो है वहाँ से वो इंग्लैंड चले गए। ये इंग्लैंड भी गए थे
और ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स भी दिए थे, ठीक है। थोड़ा बहुत ही स्कॉलर थे, थोड़ा बहुत इनके बारे में दिमाग में रही। वहाँ पे लंदन में उन्होंने होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई 1905 में, लंदन में बनाई। एनी बेसेंट मत मारिएगा, इसलिए इसको हमने आपको जब एनी बेसेंट का होम रूल बता रहा था तो बताया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा में लंदन में बनाई थी। वहाँ से उन्होंने जो है स्कॉलरशिप जो है इंडियन स्टूडेंट के लिए शुरू किया। मैंने वीडी सावरकर के बारे में जब बताया था तब बताया था। तो बाद में जो है वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा, इन सब के अंडर जो है मीटिंग प्लेस हो गया था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की भी स्थापना जो है इन्होंने ही की थी, जहाँ से उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल है। 1905 में अपना व्यू प्रोपोगेट करने के लिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट स्टार्ट किया था। इसको दिमाग में रखिएगा किसका है। फिर बाद में जो है वहाँ से वो परेशान करने लगी गवर्नमेंट, तो वहाँ से पेरिस चले गए। पेरिस जाने के बाद जो है जब फ्रांस और ब्रिटेन में एक ट्रीटी साइन हुई, तो उसके बाद जो है पेरिस की भी जो अथॉरिटी है इनको परेशान करने लगी। उसके बाद वहाँ से वो जेनेवा चले गए, जहाँ पे वो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जाने से पहले जो इंडिया हाउस का था उसका जो चार्ज है वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर को इन्होंने दे दिया था। फिर अपन आते हैं सरदार सिंह राणा और भीकाजी कामा पे। सरदार सिंह राणा और भीकाजी कामा जो है बेसिकली राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे किसके, श्याम जी कृष्ण वर्मा के। मैडम कामा जो है राधा भाई नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के तौर पे भी काम कर चुकी हैं, और ये जो है वंदे मातरम जो है पेपर से जो है बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे। अब वंदे मातरम देखने के नाम जो है परेशान मत होइए, कोई लोग कहने लगना कि यार वंदे मातरम अरविंदो घोष मैंने पढ़ा है, कोई लोग कहने लगा वंदे मातरम में लाला लाजपत राय पढ़ा है। तो भैया टेंशन मत लेना, वंदे मातरम नाम से बहुत सी मैगजीन निकलती थी। अभी का वंदे मातरम यही दिमाग में रखो, मैं उसको भी पढ़ाऊँगा। अंग्रेजी में थी वो अरविंदो वाली, और एक लोगों की उर्दू में थी, मैं बताऊँगा, बहुत डिटेल में बताऊँगा। एक इन्होंने दोनों के जो साथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो कि स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में हुआ था। एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कहाँ, 1907 में। ये इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थी, जहाँ पे इन्होंने ट्राई कलर फ्लैग जो है लहराया था, ठीक है। ट्राई कलर फ्लैग लहराया था। 1907 में यहाँ गई थी। 1908 में ये पेरिस में भी इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव भी बनी थी। ये दोनों लोग बने थे, ठीक है। पहला जो है कहाँ हुआ था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी, याद रखिएगा। भीकाजी कामा जो है 1914 में अरेस्ट कर दी गई, और 2 साल के लिए एक आइसलैंड पे जो है इनको डिपोर्ट कर दिया गया, और ये इंडिया में 1934 में लौट के आई, और 2 साल बाद इनका देहांत हो गया। इनको जो है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है, मतलब क्रांतिकारी एक्टिविटी की, मतलब माता कहा जाता है बेसिकली इनको, हिंदी में शायद यही बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है कामागाटा मारू इंसिडेंट। कामागाटा मारू इंसिडेंट जो है कनाडियन गवर्नमेंट से जो है लिंक था। कनाडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो है उस टाइम पे, देखिए उधर कनाडा भी जो है थोड़ा सा एक्टिविटीज़ का पार्ट बन रहा था, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होने लगा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर इन्फ्लुएंस में आके जो है कनाडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, इमिग्रेशन एक्ट, जिसके थ्रू ओनली वही इंडियंस जो है कनाडा में अलाउ थे। ये देखिए बेसिकली एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी इंडियंस के करीब। इसके लिए मार्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, अभी कुछ दिन पहले जो है उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। वो डायरेक्ट जो कलकत्ता से जहाज़ जाती हैं, शिप जाती थी, उसी के थ्रू केवल कनाडा में अलाउ था। लेकिन उस टाइम कलकत्ता से कनाडा डायरेक्ट वैंकूवर जाने के लिए कोई भी शिप जो है, कोई भी मतलब जाती ही नहीं थी। जो जाती थी वो हांगकांग या संघाई रुक के जाती थी, तो वो बिचौलिया इनको अलाउ नहीं था। ये जो डायरेक्ट शिप जाएगी इंडिया और जो कनाडा वही था। अब इंडिया संघाई यहाँ से यहाँ जाना, ये जो है इसको इन्होंने इलीगल कर दिया था। तो कुछ लोग भैया फंस गए थे हांगकांग संघाई में। तो बाबा गुरदीप सिंह जो थे एक बहुत ही बिजनेसमैन थे, थोड़ा इसको दिमाग में रखिएगा। बाबा गुरदीप सिंह जो है इंडिया केम टू रेस्क्यू इंडियन स्टैंडर्ड इन हांगकांग। उन्होंने जो है एक जापान की जो है कामागाटा मारू शिप का नाम पूछ लेता है, कहाँ की शिप थी, जापानी शिप जो है हायर की थी, और जहाँ पे 500 पैसेंजर को मतलब लेकर जो है ये वैंकूवर पे पहुँचे 1914 पे। वैंकूवर में पहुँचे तो ये ना तो अलाउ किए गए हार्बर के अंदर घुसने पे, ना तो कहीं जाने के। देखिए वहाँ पे लिमिटेड सामान था, खाने के लिए लिमिटेड था, पीने के लिए लिमिटेड था, सब खत्म हो रहा था।
फ्रस्ट्रेशन में आके जो है इन्होंने जो है उठा के कोयला फेंकना गरम शुरू कर दिया। तो कनाडियन गवर्नमेंट ने जो है एक शिप भेजी कि जाओ भैया डुबो दो इस जहाज़ को। तो उसको कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये जो है अपनी जो है जहाज़ लेके वापस सेल कर दिया इंडिया की तरफ। बेचारे 2-3 महीने में बिना खाए पिए बिना पानी के पहुँचे, और क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हैं। वहाँ पे आके जो है इनको बजबज में एक जगह है वहाँ पे 17 मील दूर जो है कलकत्ता से, वहाँ पे एक प्लानिंग करने लगे थे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की, और गवर्नमेंट को इसको भनक लग गई। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है इनको बजबज में ही रोक लिया, और उसके बाद सबको ट्रेन में बिठा के भाई पुलिस गार्ड के निगरानी में इनको सबको अपने जगह भेज दिया गया, और घसीट घसीट के भेजा गया जो भी मतलब इंडियन थे जो कि जाने को तैयार नहीं थे। तो बाबा गुरदीप सिंह को भी इसमें काफ़ी चोट आई थी। ठीक है, तो कामागाटो मारू प्रकरण जो है हमने बता दिया। कामागाटो मारू जो है बेसिकली क्या था, कामागाटो मारू जो है एक जहाज़ क्या था, जापानी जहाज़ था। कनाडा, शंघाई, हांगकांग, ये सब मैंने आपको बता दिया, गुरदीप सिंह के बारे में बता दिया। फिर हम आते हैं गदर पार्टी और मूवमेंट। गदर पार्टी जो है 1913 में इस्टेब्लिश हुई थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, गदर पार्टी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1913 में। पहले सबसे पहले क्या था, सोहन लाल भकना जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी थे, जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट जो है इन्होंने बनाया, जो कि गदर न्यूज़पेपर जो है पब्लिश करता था। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, कौन? सोहन लाल भकना ने। ठीक है, और इसके जो गदर जो पेपर था उसके जो जर्नल था उसके जो एडिटर थे वो लाला हरदयाल थे, और बाद में इसी लाला हरदयाल के नाम पे जो है इसी पार्टी का नाम गदर पार्टी रखा, जिसका जो हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका था। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिसमें रामचंद्र थे, बरकतुल्ला थे, राज बिहारी, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप के बारे में एक इम्पॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप जो है अपने एसोसिएट्स के साथ जो है एक टेम्पोरेरी गवर्नमेंट जो है काबुल में फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो राजा महेंद्र प्रताप खुद ही थे, और जो उसके प्राइम मिनिस्टर थे बरकतुल्ला थे। सोच लीजिए, फिर से अखंड भारत की ओर भारत पहुंच चुका था, लेकिन ब्रिटिशर्स फिर से इंटरफियर कर दिए थे। इनका जो एम था, किसका? गदर पार्टी वालों का जो इनका एम था was to make revolution and wage an armed fight against British rule। इनका एम क्या था? ये चलो भैया सेना में शामिल हो जाओ, सेना में डिस्ट्रस्ट ला दो और कॉप करो बेसिकली एक तरीके से। और जर्मनी में उस टाइम जानते हैं वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी सबके खिलाफ था। जर्मनी में जो है एक इंडिया बर्लिन कमेटी बनी थी, जो कि इनको मनी और आर्म्स को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार था। आर्मी में जो है डिससेटिस्फेक्शन लाना चाहते थे, लेकिन जो है इस काम के लिए राज बिहारी बोस, विष्णु पिंगले, सचिन सानियाल ये लोग पंजाब पहुंच भी गए थे, लेकिन जो है गवर्नमेंट को भनक पहुंच लग गई थी। 21 फरवरी 1915 जो है इन्होंने डेट फिक्स रखी थी, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी भनक पड़ गई थी और गवर्नमेंट ने सबको जो है अरेस्ट कर लिया था। और बाद में क्या हुआ 1917 में, जब अमेरिका, आप लोगों को पता होगा, वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी के अगेंस्ट जब आया, तो यूएस और ब्रिटेन जो है एलाई हो गए, और यूएस जो है ब्रिटेन के इंस्ट्रक्शन पे जो है गदर पार्टी का जो है सप्रेशन कर दिया था। और गदर पार्टी जो है एक पहली सेक्युलर, जो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। गदर जो है उर्दू वगैरह में भी जो है पाक्षिक जो है पत्र था वो प्रकाशित होता था। हिंदू मुस्लिम जो है दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट दिया था। डेमोक्रेटिक था, रिवोल्यूशनरी अपसर्ज, एमिंग टू फ्री इंडिया फ्रॉम फॉरेन साइकिल। ठीक है, बाद में जो है गदरिश जो है जो जितने भी गदर पार्टी के थे वो बाद में नेशनल मूवमेंट में शामिल हो गए, लेफ्ट विंग पॉलिटिकल मूवमेंट में भी शामिल हो गए, जो चाहे वो सोशलिस्ट हो चाहे वो कम्युनिस्ट हो। और लॉर्ड हार्डिंग बम केस मैंने जो है आपको गवर्नर जनरल जब बताया था, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जो राज बिहारी बोस के बारे में बताया था, ममता विश्वास और उनके बारे में, दिगंबर विश्वास, ममता विश्वास और राज बिहारी बोस, इनके बारे में मैंने बताया था। जब कैपिटल चेंज हो रही थी तो जो है चांदनी चौक पे पास जो है बम कांड हुआ था, और ये ममता विश्वास, दिगंबर विश्वास, ये सब जो है राज बिहारी बोस के नौकर थे। ये इन लोगों को सजा हुई थी और राज बिहारी बोस बच के भाग गए थे। बाद में मैंने इसको इंडियन नेशनल आर्मी में जब आपको बताया था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। फिर आप आता है सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो ऐसा क्या काज था जिसके कारण जो है सेकेंड फेज हुआ। एक तो 1922 में जो पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, सब गांधी जी को बेजेल हो गया था, और साथ ही साथ युगांतर और अनुशीलन समिति जो है
ये रिमर्ज हो गई थी, इन्होंने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले इसका 2-3 सेंटर हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, नॉर्थ इंडिया, उसके बाद बंगाल देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इसका सेंटर हम देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले सचिन सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में कानपुर में इस्टेब्लिश किया है। HRA किसने इस्टेब्लिश किया और कहाँ इस्टेब्लिश किया? सचिन सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। इसकी एक सबसे बड़ी घटना थी काकोरी जो ट्रेन है लूट, जो कि लखनऊ और सहारनपुर रोड ट्रैक पे है नॉर्दर्न रेलवे में 9 अगस्त 1925 में इन्होंने जो है गवर्नमेंट का खजाना लूटा था, जिसमें 10 HRA मेंबर को जो है सजा मिली। इसमें मतलब पकड़े गए और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिरी जो है इनको फांसी की सजा दिया गया। और अशफाक उल्ला खान जो पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिनको फांसी की सजा में दी गई गवर्नमेंट के द्वारा देशद्रोह में, ठीक है। इसी में टाइम पे एक थे अपने चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भाग आए थे और इनको कोई सज़ा नहीं मिल पाई थी और ये दोषी भी थे इसमें। फिर आगे चल के जब कमर टूट गई इसकी तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो है स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। और इसका जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे भगत सिंह, जिसको हम सभी जानते हैं। HRA के भी लीडर भगत सिंह थे, लेकिन जैसे भगत सिंह आए थे ये कांड हो गया तो ये चीज़ें जो है HRA पूरा टूट गया। HSRA जब आया तो भगत सिंह थे, उनके साथ साथ बहुत लोग थे, छबीलाल और साथ साथ बटुकेश्वर दत्त, बहुत लोगों को आप जानते होंगे, और शिव वर्मा, ये सब जो है HSRA के मेंबर थे, ठीक है। ये इनका सबसे फेमस काम था जो है कि उन्होंने जो है सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स के लाठीचार्ज मैंने आपको बताया था, लाठीचार्ज में जब लाला लाजपत राय के बारे में बताया था, साइमन कमीशन आया था, याद करिए, उस टाइम पे मैंने बताया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक चीज़ और किया था। 8 अप्रैल 1929 में बम के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। मैंने आपको जब ट्रेड फैक्ट्री एक्ट बताया था तो उस पे टाइम ये भी बताया था, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी बिल जो है जो कि वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, उस टाइम पे इन्होंने बम फेंका था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से बिल उस टाइम पे चल रहे थे, ठीक है। HSRA के मेंबर इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। साथ ही साथ HSRA के बाकी मेंबर को लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस जो है आपसे पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है तो बता दीजिएगा। लाहौर षड्यंत्र केस में इन सब का ट्रायल चला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। यहीं पे उन्होंने जो है एक पॉलिटिकल प्रिजनर की मांग की थी अपने आप को और एक हंगर स्ट्राइक रखा था और 64वें दिन जो है भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की जो है मृत्यु हो गई थी। तो जतिन दास जो है इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कैसरे दिन 64वें दिन, ठीक है। 23 मार्च 1931 में जो है सेक्रीफाइस मतलब बलिदान हुआ और पूरे कंट्री में जो है एक शोक मनाया गया था। और इसी के बाद कराची सेशन मैंने कांग्रेस में बताया था। चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है अल्फ्रेड पार्क में जो है वो 27 फरवरी 1931 में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। खुद की कनपट्टी पे इन्होंने गोली मारा था, ठीक है। तो ये बेसिकली इधर इस एरिया से जो है वे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी का जो पूरा बैकबोन था पूरा टूट गया था। और उसके बाद हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में बंगाल में बात कर लेते हैं। बंगाल में जब CR दास थे तो सभी जो चीज़ें जो CR दास बंगाल के बहुत बड़े नेता थे, सारी चीज़ें जो है उनके इन्फ्लुएंस में थी। CR दास जो है लीडर थे। उनके मरने के बाद जो है बंगाल में 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई। सुभाष चंद्र बोस के अंडर युगांतर ग्रुप आ गए और JM सेन गुप्ता जो थे उनके अंडर जो है अनुशीलन समिति आ गया। अनुशीलन समिति जो है JM सेन गुप्ता के अंडर आ गई, सुभाष चंद्र बोस के अंडर युगांतर ग्रुप आ गया। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा, इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है। फिर एक आता है जलालाबाद हिल पे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA, ये शायद एक मूवी भी बनी है, इसमें आप लोग मुझे सूर्य सेन थे। सूर्य सेन जो है एक पॉलिटिकल मतलब एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो सूर्य सेन ने जो है इस्टेब्लिश किया था और जो कि चिटगांव के नेशनल स्कूल के एक टीचर थे, वो उनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। 1930 में इन्होंने चिटगांव आर्मरी रेड डाली थी 1930 में, जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट का जो शस्त्रागार था उसको लूट लिया था, ठीक है। और शस्त्रागार लूटने के बाद एक झंडा फहराया गया और जो है सूर्य सेन जो है गांधी जी के अटायर में आके जो है वो परेड किए थे और पूरा एक जो है नेशनल फ्लैग जो है
फहराया गया था पूरा बाकायदा वहाँ पे। लेकिन कुछ देर बाद जो है, कुछ दिनों बाद जो है ब्रिटिशर्स ने वापस जो है वहाँ पे कब्जा कर लिया और जो है ये लोग भाग गए जलालाबाद हिल में, जहाँ पे इनको हिंदू मुस्लिम दोनों ने सपोर्ट किया और वहाँ पे अपना गौरल्ला वारफेयर जो है जारी रखा। और 1933 में ये पकड़ लिए गए और 1934 में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, उसके बाद जो है बंगाल में भी बेसिकली जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है सूर्यसेन के डेथ के बाद जो है काफ़ी ढीली पड़ गई और यही था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का ख़त्म होने का फेज़। इसमें 2 इवेंट और इम्पॉर्टेंट है जो कि यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। दिसंबर 1931 में कोमिल्ला की 2 लड़कियां शांति घोष और सुनिधि चौधरी ने जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार के हत्या कर दी। किसने? शांति सुनिधि, दोनों सेलिब्रिटीज़ के नाम से याद कर लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। और एक दीक्षांत समारोह में गवर्नर जो है जब वहाँ पे पुरस्कृत करने आए तो गवर्नर पे गोली चलाने वाली बीना दास थी, जो कि कन्वोकेशन 1932 फरवरी में जो है उन्होंने गवर्नर पे गोली चलाई थी। तो बीना दास, शांति घोष, सुनिधि चौधरी, ये दोनों अलग अलग हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में यूजुअली मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं का योगदान बताइए। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है इसके बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शिथिलता आ गई, ये हमारा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हो गया, आज एक्सट्रीमिस्ट भी हो गया। अब अगले लेक्चर में हमारा जो है दोस्तों बचा है क्या, अगले लेक्चर में हम आपसे आप बताएंगे चार्टर एक्ट के बारे में। उसके बाद हम आपको एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ हम बताएंगे पत्रिकाएं। उसके बाद जो है हमारा जो आपको बोला हुआ जितना भी सिलेबस था माइक्रो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ख़त्म हो गया। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अपनी तरफ से तब भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद भी कुछ चीज़ें आती रहेंगी, आप लोग देखते रहिएगा। लेकिन जो आपके सिलेबस में जो मैंने हाईलाइट किया था वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर दी हैं। 80% आपका सिलेबस लगभग 80% से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, अपने नोट्स बनाइए। इसीलिए मैंने जो है लेक्चर्स की स्पीड काफ़ी स्लो कर दी है, नहीं तो आप स्टार्टिंग में देखिए मैं लेक्चर काफ़ी तेज़ देता था। इसीलिए आप लोग नोट्स बनाइए, आपको PDF जल्द ही मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। PDF नहीं मिलेगी इसको, लेकिन ये आपको हार्ड कॉपी में देने की कोशिश रहेगी हमको। और अपनी नोट्स बनाइए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपकी नोट्स आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसको 10-5 दिन पहले आप देखिएगा, मेरी बातें आपको दिमाग में रखिए, मेरी बातें आपको बताएगी कि कैसे मैंने आपको कहा था वो चीज़ें कितनी सही हैं। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, नहीं रिवाइज करिएगा तो चीज़ें भूल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में।